वेलकम स्टूडेंट एंड आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 की फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई इस चैप्टर की भारतीय भवन प्रकाशन का जो बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखने वाले हैं कि उन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आखिर क्वेश्चन क्या है। जैसे कि आप लोग ये चेक कर सकते हो, मैंने सारे के फोटो यहाँ लेकर के रख दिए हैं। ठीक है, इसके मैं जाता हूँ क्वेश्चन वाले सेक्शन में। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन वाले सेक्शन में आता हूँ और यहाँ पर स्टार्टिंग है ऑब्जेक्टिव से, और ऑब्जेक्टिव हर एक क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी बुक ने दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थानों को फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन है 8 को, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी बुक में ही दिया हुआ रहता है। यहाँ पर बुक में ही दिया हुआ है, तो इनको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लोग उन प्रश्न को सॉल्व करेंगे जिनका आंसर हमें नहीं दिया हुआ है, जैसे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इनके हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे और चित्र पर आधारित प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला हमारा प्रश्न आता है, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम अपने कॉपी में लिखते हैं। ठीक है, तो मैं नॉर्मली ब्लैक कलर का यूज कर रहा हूं लिखने के लिए। जैसे यहां पर आते हैं एंड हम अपना पहला क्वेश्चन लिखते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग स्टूडेंट जानते ही होंगे। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है, तो इसका हम लोग नॉर्मली यहाँ पर आंसर दे देते हैं। ओके, तो हम लोग इसका यहाँ पर ब्लू कलर का यूज कर लेते हैं आंसर के लिए, ब्लू पेन का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख देता हूँ। ओके, तो आप लोग के सामने में क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर है, ताकि आप लोग उसको सही से देख पाओ। ठीक, मैं एक लाइन का स्पेस रखता हूं। देखो, जब भी आप कॉपी में लिखो तो कोशिश ये करना है कि क्वेश्चन और आंसर के बीच में एक लाइन का स्पेस कम से कम दे दिया करो। इससे क्या होता है कि जो दिखता है वो अच्छा दिखेगा, देखने में कॉपी आपका अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। कुछ कुछ बच्चे होते हैं कंजूसी करते हैं यार, लाइन में भी कंजूसी करते हैं। खैर, उन सब बातों को हटाते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है कि कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था। तो कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा था। हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलिए हम इसके अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। इसके हम पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं एंड अपने प्रश्न को, जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। हम क्यों कहेंगे कि कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्यों कहेंगे? क्या जरूरत है भाई कहने का, क्या जरूरत है कहने का? इसका हम बेसिक आंसर ये दे सकते हैं कि क्योंकि कोशिका से हर एक जीव बना होता है। क्योंकि जो मूल संरचना होती है कोशिकाओं की, मतलब जीवों की जो मूल संरचना होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है कोशिका की। इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई उसको बोलेंगे। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि आप लोग इसके आंसर को पढ़ सकते हो। मैं इसका कलर पहले ब्लू कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका आंसर आप लोग देख सकते हो। हाँ, चलिए, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी जीवों की मूल इकाई है। मूल इकाई इट्स मीन कि इसी के कारण कोशिका की ये मूल इकाई है। इसका मतलब ये है कि इसी के कारण, कोशिका के ही कारण हमारा शरीर बिल्ड हो पाता है, बन पाता है। कोशिका से ही मिलकर हर एक जीव का शरीर बनता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या फिर जीव जंतु हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 3 नंबर का कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। चलिए हम इस प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। लिखने से पहले थोड़ा पेज को हम लोग ऊपर करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम अपना तीसरा प्रश्न लिखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि कोशिका भित्ति जो है कहाँ पाई जाती है। अब देखिएगा, जो मैंने प्रश्न लिखा है उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। भित्ति, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा।
वो कुछ होगा 2 तौल लगेगा वहां पे, ठीक है। तो मैं उसको सही करता हूँ इस तरह से। नहीं हुआ, भित्ति, एक मिनट, वेट वेट वेट, ITI, कोशिका भित्ति इस तरह से होगा। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति हमारे कोशिका का ही पार्ट है, शरीर का कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर का एक पार्ट है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति कोशिका में ही पाई जाती है। इसका बेसिक आंसर हम लोग ये दे सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे कि कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। जो हमारे पेड़ पौधे के कोशिका होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। और इसी का एक अपोजिट होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहाँ पाया जाता है? ये जीव जंतुओं में पाया जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न हमारा होता है कि कौन सा कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है। तो चलिए हम इन प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। इसको लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 नंबर का हमारा प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न, ओके ठीक है। कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मली इसका आंसर हो जाएगा। इसका बेसिक आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सक्रिय श्वसन स्थल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सक्रिय श्वसन स्थल है, इसका क्लियर और बेसिक आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अभी तक में हमने 4 प्रश्नों को सॉल्व किया है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 5वां प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो चलिए हम इन प्रश्न को लिखते हैं और इसका आंसर भी देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर लाइसोसोम बेसिकली हो जाएगा। हमारा जो आत्महत्या की थैली होता है किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, ओके। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग लिख लेते हैं। किस तरह से लिखेंगे? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना आंसर दे देंगे। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कुछ इस तरह से हम लोग आंसर लिखेंगे। और चूंकि ये देखो लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो कोशिश करेंगे एक लाइन में या फिर जितना कम शब्दों में इसका आंसर दिया जा सके उतना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। उतना ज्यादा बेटर होगा जितने कम शब्दों में हम इसका आंसर देंगे। तो हम 6ठा प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का हमारा प्रश्न कुछ इस तरह से है। मैं बार बार वहां जाकर के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यार उधर जाने में इधर आने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, ऐसे वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का काम जो होता है वो कहाँ होता है? तो हमारा जो कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है वो होता है राइबोसोम में। कहाँ पे होता है? राइबोसोम में। तो नॉर्मली हम लोग लिख देंगे कि कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, ठीक है। तो मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू, क्योंकि आंसर ब्लू में दे दूंगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो आप भी जब भी कभी फेयर बनाओ या फिर एग्जाम की पेपर लिखो तो उसमें भी ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करो तो बेटर रहता है। क्वेश्चन अलग दिखता है एंड आंसर अलग दिखता है, तो साफ साफ दिखता है, तो पता चलता है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा आंसर है, ठीक है। और हर प्रश्न के सामने में उत्तर लिख दिया करो ताकि पता चले कि हाँ इसका उत्तर दे रहा है। अगर नहीं भी दोगे चलेगा कॉपी में, लेकिन देना बेटर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। जैसे कि मैं आप लोग को लिख के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ आ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे उत्तर, ठीक है। कुछ इस तरह से लिख दोगे तो और ज्यादा ये क्या होगा, बेटर आप लोग को दिखेगा। जैसे कि मैं हर एक प्रश्न के ऊपर में ऐसा कर देता हूँ। जैसे यहाँ मैं आता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। हर एक प्रश्न के आगे में ऐसे उत्तर लिख करके भी दे दोगे तो वो क्या होगा, और ज्यादा आपको बेहतर दिखेगा, ठीक है। और ज्यादा बेहतर आप लोग को दिखेगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मैंने आगे के कुछ प्रश्न को पहले ही लिख के रखा हुआ है ताकि ज्यादा टाइम ना जाए, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं कि लवण कहाँ पाया जाता है। तो बेसिकली सबको पता है कि लवण जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है लवण? लवक जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ओके। तो इस प्रश्न के बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है? अगला प्रश्न हमारा हो जाता है कोशिकाओं के किन्हीं 2 अंगकों के नाम लिखे जिनमें DNA पाया जाता है। यानी कि कोशिका के शरीर के
कुछ ऐसे पार्ट्स के हमको नाम लिखने हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ पर आप उन पार्ट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि माइक्रोकोन्ड्रिया हो जाएगा हमारा, ठीक है, माइक्रोकोन्ड्रिया हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, इनमें डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि माइक्रोकोन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। 9th नंबर का क्वेश्चन है कि भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है। यानी कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का जो संपूर्ण ऑक्सीकरण का काम होता है वो कोशिका में कहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, मतलब आंसर क्या होगा भाई, कहाँ पे होता है, माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है। तो हम इसको नॉर्मली इसको कलर देते हैं पहले ब्लू। ओके, तो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में बेसिक डिफरेंस क्या है, मूल अंतर क्या है। तो इसका बेसिक आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हो, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि मैं क्या दे रहा हूँ इसका आंसर, आप लोग यहाँ पर पढ़ो। मैं इसका आंसर ये दे रहा हूँ कि कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होती है, कड़ी होती है और निर्जीव होती है, जबकि कोशिका झिल्ली जो होती है वो लचीली होती है, ठीक है। तो मैं दे रहा हूँ इसका आंसर ये। आप इसका आंसर ये भी दे सकते हो कि कोशिका भित्ति जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है और कोशिका झिल्ली जीवों में पाया जाता है। ये भी इसका आंसर होगा और आंसर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है। इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि वो कुछ सिलेक्टिव चीजों को अंदर और बाहर आने जाने की अनुमति देता है, परमिशन देता है। तो चलिए इसका आंसर को कुछ देख लेते हैं कि परिभाषा में आप लोग इसके आंसर को किस तरह से लिखेंगे। इसके आंसर को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर जाने देता है। ओके, तो अगला हमारा प्रश्न है कि क्या पादप कोशिकाओं में एस्ट्रोसोम पाया जाता है। तो बेसिक सा इसका आंसर होगा नहीं, यानी कि हमारा जो पादप कोशिका होता है उसमें एस्ट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ओके, तो हमारा ये प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। हम अगले प्रश्न की ओर इजीली अब बढ़ सकते हैं। हम 13 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं जहां पर लिखा है गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जितने यूकेरियोटिक कोशिकाएं होते हैं उनमें क्या होता है, गोल्जी उपकरण पाए जाते हैं। अब इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि गोल्जी उपकरण सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा यह है कि ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है। ल्यूकोप्लास्ट का काम है कि भोजन को संग्रह करना। क्या काम है उसका, भोजन को संग्रह करना। आप उसको भाषा में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य भोजन को संग्रहित करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, मैंने टाइप बस इतना किया था, आगे मैं करके दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। अगला प्रश्न है कि अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग को बेसिकली पता है कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक होता है चिकना, एक होता है खुरदरा, ठीक है। एक चिकना होगा, एक खुरदरा होगा। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती हैं, खुरदरी और चिकनी, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग लिख लेंगे एंड हमारा 15 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को लिख लिया, जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में था। लगभग 50 क्वेश्चन है, पूरे 50 क्वेश्चन है एंड सारे क्वेश्चन लिख लिए। एंड अगले क्वेश्चन के आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक होती है। तो इसका बेसिक सा आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो हमारा क्या होता है, जीन वाहक संरचना होती है, ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है हमारा वो क्या होता है, जीन वाहक संरचना होती है। तो मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग बेसिकली आगे फटाफट बढ़ जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। मुझे थोड़ा खांसी वगैरह आ गया तो उसके लिए अवॉइड करना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये तब होता है जब कोशिका जो होता है विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है। तो हम इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि क्रोमेटिन धागे कोशिका के विभाजन के समय क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जीन किसे कहते हैं। देखो जीन किसे कहते हैं, जीन कहते हैं जो अनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करता है। हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जीन डीएनए का वह खंड है जो अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। ठीक है, कुछ इस तरह से हम उसको भाषा में डिफाइन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि क्रोमोसोम का निर्माण किन घटकों से होता है। तो इसका बेसिक आंसर हो जाएगा कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हमारा क्रोमोसोम जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारा ये है कि केंद्रिका जो है कहाँ पाया जाता है। केंद्रिका कहाँ पाया जाएगा, केंद्रिका केंद्रक में पाया जाएगा। बेसिक से आंसर है, तो हम इसको नॉर्मली इस तरह से लिख देंगे कि केंद्रिका जो है वो कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो हमें पता है कि हमारा जो प्रोकैरियोटिक टाइप्स का कोशिका होता है उसमें हमें केंद्रक नहीं मिलता है, लेकिन यूकैरियोटिक टाइप्स कोशिका जो होते हैं उनमें हमारा केंद्रक होता है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जब जैसे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। कौन सी क्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान कोशिका के अंदर और बाहरी वाले वातावरण के होता है। तो हम इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि कोशिका के भीतरी और बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना के द्वारा होता है। तो हमें पता है कि रंध्र जो है, रंध्र एक पार्ट होता है हमारे पौधे का जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। किसमें, पौधे में होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र यानी कि स्ट्रोमेटा द्वारा होता है। इंग्लिश में उसको स्ट्रोमेटा बोला जाता है। एंड हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर इजिली अब मूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा कि पौधे के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है। एक सेकंड, यहाँ पे रोम ही है, हम लोग चेक करेंगे थोड़ा। तो क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एंड हमारा क्वेश्चन कितना था, हाँ, पौधे के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, वेट कीजिएगा जरा, थोड़ा सा ये अनएस्टेब्लिश हो गया था। ओके, कुछ ज़्यादा हो गया, हाँ इतना सही है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा। इस आंसर का होगा कि हमारा जो पौधे में मूल रोम होता है उसमें अवशोषण में क्या होता है, प्रासरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, प्रासरण की क्रिया होती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि पौधे के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा पौधे के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में प्रासरण की क्रिया का उपयोग होता है। ओके, तो हम लोग अब इजीली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर सकते हैं। शायद ये जो है थोड़ा जूम करना पड़ेगा मुझे, पहले जैसा था वैसा नहीं लग रहा है। हाँ, अब शायद वैसा लग रहा है। ठीक है, अब वैसा लग रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जीवों का शरीर किससे बना होता है। तो ये जो है सबसे सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग को पता ही है कि जीव का शरीर कोशिका से बना होगा बेसिकली। तो हम लोग इसका आंसर कुछ इस तरह से दे देंगे कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है। यानी जो कोशिका दो तरह के होते हैं, एक बहुकोशिका, एक कोशिकीय जीव दो प्रकार, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो एक कोशिकीय जो जीव होता है उसका विकास एक कोशिका से किस प्रकार होता है। तो हम उसको आंसर में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से विभाजन क्रिया द्वारा होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये पूछ रहा है हमसे कि एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहती है। तो हमें पता है कि अमीबा एक कोशिका है जो क्या करता है, अपना आकार टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली अपने आप ये क्या करता है, बदलता
रहता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अमीबा एक ऐसी कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदलती रहती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है, यानी कि उस जीव में कितनी कोशिका होगी ये किस पर निर्भर करेगी। बेसिकली ये निर्भर करेगा कि वो जीव जो है वो कितना बड़ा है, उसका मतलब आकार किस तरह का है और वो किस तरह के कार्य को परफॉर्म करता है। वो जिस जिस तरह के कार्य को परफॉर्म करेगा उस तरह के कोशिका उसमें डेवलप होंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम कोशिका जरूरत के हिसाब से भी बनते हैं। ओके, ठीक है, ये उत्तक वाले चैप्टर में जब जाएंगे तब हम लोग ये बातें पढ़ेंगे। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रॉबर्ट ब्राउन भैया जो थे वो बताए थे सबसे पहले केंद्रक के बारे में। किसके बारे में? केंद्रक के बारे में। किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था केंद्रक के बारे में। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यह किसने बताया कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। तो ये बताया था एक वैज्ञानिक भैया थे जिसका नाम था रुडोल्फ विर्खो। ठीक है, ये हमें ये बताए थे, हमें नहीं मतलब किताब में अपना लिखे थे कि रुडोल्फ विर्खो ने बताया था कि नॉर्मली कि हमारा जो नया कोशिका बनता है वो पहले से जो मौजूद कोशिका होते हैं उनसे ही बनता है। नया कोशिका जो डेवलप होता है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जब कोशिका द्रव एवं केंद्रक साथ में रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये है कि कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है। जैसे कि हम लोग ऊपर में पढ़ चुके थे, पूछा था कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर था, तो उसका मैंने आंसर दिया था कि वो कड़ी और निर्जीव होती है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कोशिका भित्ति जो होती है वो किसके कारण जो होती है कड़ी और निर्जीव होती है। तो इस काम में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जिसके कारण ये होता है वो होता है सेल्यूलोज के कारण। किसके कारण होता है? सेल्यूलोज के कारण। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज के कारण कड़ी और निर्जीव होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं यूकेरियोटिक टाइप्स की कोशिकाओं में। ये किस में पाए जाएंगे? हमारा ये पाए जाएंगे यूकेरियोटिक टाइप्स के कोशिकाओं में पाए जाएंगे। ठीक है, ऐसा कलर कर देंगे हम लोग ब्लू। ओके, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार के होते हैं। तो हमसे यहाँ पर 34 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है। तो इसका भी आंसर सेम हो जाएगा। 15 नंबर के क्वेश्चन सेम था शायद, एक बार हम लोग चेक करते हैं। 15 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन था क्या वो सेम है? हाँ, अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। तो इसका आंसर भी हमारा सेम हो जाएगा। एक बार हम लोग बुक में चेक करेंगे क्या सच में दोनों क्वेश्चन सेम है। मे भी हो सकता है या फिर मुझसे गलत टाइपिंग हो गया हो। पहले इसका हम लोग आंसर दे देते हैं, उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक खुरदरी होता है, एक चिकना होता है। तो हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम चेक कर देंगे। तो हम 34 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं कि अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार के होते हैं, और सेम चीज हम लोग 15 नंबर के क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कि अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है। तो दोनों क्वेश्चन बुक में ही सेम है। ठीक है, तो हमें क्या एक क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड इजी होगा हमारे लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? भाई गुच्छा में जो राइबोसोम पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे पॉलीसोम्स। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? पॉलीसोम्स। जो राइबोसोम्स गुच्छे में पाए जाएंगे उसको बोलेंगे हम लोग पॉलीसोम्स। ओके, हम लोग उसका आंसर लिख देंगे गुच्छे में पाए जाने वाले राइबोसोमों को पॉलीसोम कहते हैं, या राइबोसोम्स को पॉलीसोम कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो जिस तरह से आपको अच्छा लगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कोशिका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यार कोशिका कैसे है? पादप कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम बोला जाता है। ठीक है,
पादप कोशिका में जो गोल्जी उपकरण होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम इसे कहा जाता है। तो हम इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण को डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर इजीली मूव कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि कोशिका की रसधानियों को चारों ओर घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। कोशिका की जो रसधानी होती है उसको चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलेंगे टोनोप्लास्ट। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा टोनोप्लास्ट, यानी कोशिका की रसधानियों को घेरने वाली झिल्ली को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों के द्वारा होता है। तो हमारे जो केंद्रक हैं उनमें जो छिद्र होता है उनके द्वारा ये काम परफॉर्म किया जाता है। तो हम इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान केंद्रकीय छिद्रों के द्वारा होता है। किन छिद्रों के द्वारा होता है, केंद्रकीय छिद्रों के द्वारा होता है। तो अब हम 39 नंबर के क्वेश्चन में जा चुके हैं एंड टोटल 50 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, टोटल आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो होगा, तो आप लोग बोर्ड मत होना, बस हर एक क्वेश्चन का हम लोग आंसर दे लेंगे। ठीक है, क्रोमैटिन जालिका कहाँ पाई जाती है। क्रोमैटिन जालिका जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, जो हमारा कोशिका का केंद्रक होता है वहीं पर ये क्रोमैटिन पाया जाता है। ठीक है, क्रोमैटिन जालिका जो होती है ये कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में ही पाया जाता है क्रोमैटिन। ओके, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर सकते हैं कि आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका में होता है। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका में होता है। ठीक है, केंद्रिका में होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन से बाहर वाली बातें करना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है कि क्रोमैटिन जालिका कहाँ पाई जाती है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर दिए हैं कि क्रोमैटिन जालिका केंद्रक में पाया जाता है। ओके, कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। और जब आरएनए संश्लेषण का बात आया तो हम लोगों ने कहा क्या वो केंद्रिका में होता है। तो क्या केंद्रक और केंद्रिका डिफरेंट चीज है, तो इसका आंसर है हाँ, केंद्रक और केंद्रिका एक चीज नहीं है, वो डिफरेंट है। भले ही उसमें कुछ चीजों का ही बस अंतर है, जैसे कि इसमें सिर्फ अगर हम लोग दो हर्षिकार और यहाँ पर को आकार लगा दे तो सेम हो जाएगा, लेकिन बस इतना ही नहीं, इसमें कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जिनको हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं पेज को इधर करता हूँ एंड यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कि क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ बेसिकली। ओके, मैं यहाँ उसकी जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो लिख देता हूँ। शायद आपके स्क्रीन से बाहर जा रहा है एंड मैं उसको एडजस्ट कर देता हूँ, आप लोग उसको देख पाओगे। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। ओके, तो हमारा जो केंद्रक है और केंद्रिका है इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले हम उनकी जो परिभाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सब मत देखना, ये सब जो स्टार है, पहले उसका परिभाषा को देख लेते हैं और आगे की चीज़ों को हम लोग बाद में देखेंगे। जैसे कि इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा रंग, और देखो रंग चेंज जब होगा ना मज़ा आ जाता है। रंग चेंज होने के बाद चलो ब्लू ही रहने दो, पूरा का रंग ब्लू रहने दो। चलो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि जो हमारा केंद्रक होता है, ये जो केंद्रक वाला चीज़ जो है हमारा ये केंद्रक वाला चीज़ है। ठीक है, ये केंद्रक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ये कोशिका का एक प्रमुख अंग है जो कि आनुवांशिक सामग्री यानी कि डीएनए को समेटे हुए रहता है। कोशिका का अधिकांश कार्य करता है, जैसे कि ये विकास का काम करता है, विभाजन का काम करता है, प्रजनन का काम करता है, कौन करता है, ये केंद्रक कर देता है। जबकि केंद्रिका जो होता है इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये और ये हल्का हल्का डिफरेंसेस है। और ये जो होता है ये केंद्रक के अंदर में होता है। ठीक है, केंद्रक के अंदर में ही केंद्रिका पाया जाता है। केंद्रिका जो होता है केंद्रक का ही पार्ट होता है, यानी उसके अंदर का हिस्सा होता है केंद्रिका। ठीक है, यह केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। एक विशेष संरचना इसकी होती है जो राइबोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, केंद्रिका का काम क्या होता है, ये राइबोसोम का निर्माण करता है। इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो राइबोसोम का निर्माण करे। अब इसकी संरचना किस टाइप्स की होती है वो भी यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है,
आप इसको रीड कर सकते हो। जैसे कि केंद्रक का जो अगर संरचना की बात करें तो केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? ये केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है केंद्रक। ओके, जिसमें केंद्रक द्रव्य क्रोमोटीन और केंद्रिका होती है। जिसके अंदर क्या क्या होता है? केंद्रक द्रव होता है, क्रोमोटीन होता है और केंद्रिका होता है। जबकि केंद्रिका के अंदर क्या क्या होता है? केंद्रिका का संरचना किस तरह का, डिजाइन किस तरह का होता है? यह केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली झिल्ली युक्त रहित घनी संरचना होती है। इसमें राइबोसोम और आरएनए और प्रोटीन होता है। ठीक है, देखो आरएनए और राइबोसोम ये किसके अंदर होता है? केंद्रिका के अंदर होता है। ठीक है, ये केंद्रिका जो है, इसे अगर मैं कलर चेंज करके ऐसे दिखाऊं, ये केंद्रिका के अंदर होता है। जबकि जो हमारा केंद्रक होता है, ये केंद्रक, इस केंद्रक के अंदर हमारा डीएनए आ जाएगा। डीएनए का काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका काम हो जाएगा हमारे केंद्रक के अंदर। और ये जो केंद्रिका है, केंद्रिका के अंदर काम हो जाएगा इसका आरएनए का, आरआरएनए का। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड का भी काम यहीं पर हो जाएगा। ओके, तो आप इसका कार्य को भी ध्यान से पढ़ सकते हो। ये डिफरेंट चीजें है, ये मैंने हाईलाइट करना चाहा ताकि आप लोग को इसकी जानकारी हो पाए। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, नहीं 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 नहीं, सबको नहीं। इन सबको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेंगे, थोड़ा सा और जूम एंड हमारा ये जो है, ये सब चीज ये वाला इसको हटाओ भाई। ठीक है, चलो, आई होप कि आपको बोर नहीं होगा। 32 मिनट्स का अभी तक वीडियो बन चुका है। अब चलिए, हम हमारे पास 9 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। पहला इसमें 41 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम के दोनों क्रोमोटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं? किस स्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रोमियर। एक सेकंड में आप लोग को दिखा देना चाहूंगा। इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रोमियर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमोटिड्स, ठीक है, सेंट्रोमियर द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ओके, एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। संयोजित का मतलब ये होता है, ये जो संयोजित वर्ड है, इसका वही सेम मतलब होता है जुड़ा रहना। तो आप लोग संयोजित, यहाँ जुड़ा हुआ जैसे लिखा हुआ है, तो इस जुड़े को हटा करके संयोजित रहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आता है कि क्रोमोसोम्स के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? जो हमारा शीर्ष वाला भाग होता है क्रोमोसोम का, उसको बोलते हैं हम लोग टेलोमियर। क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं टेलोमियर। ओके, उसको टेलोमियर कहा जाता है। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को टेलोमेयर कहा जाता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं इजीली कि मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, मानव शरीर जो होता है, उसमें 64 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। और इसके बारे में कुछ गजब की फैक्ट्स मैं क्लास में आप लोग को डायरेक्टली बताऊंगा। ठीक है, तो कल का जो क्लास होगा उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा। ये ऑफलाइन क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन क्लास की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में ही मैं आप लोग को इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग ऑनलाइन भी जानना चाहते हो, जो ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, वो अगर जानना चाहता है तो कमेंट कर देना। मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मस्त का फैक्ट है। ठीक है, और इसके बारे में जानना अक्सर लोगों को जरूरी होता है। बहुत अच्छा फैक्ट है, जरूर से बताऊंगा। अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी यार क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं इसके। तो 44 नंबर के क्वेश्चन ये है कि कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होता है? कोशिका का जो आकार एवं आकृति होता है वो होता है उसके कार्य के अनुसार, यानी कि जब वो जिस तरह के कार्य करेगा, कोशिका का आकार उसी तरह का हो जाता है। ठीक है, कोशिका का आकार और आकृति जो होता है उसके कार्य के अनुरूप होता है, उसके कार्य के अनुसार होता है। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे पास 5 क्वेश्चन और बचे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते?
तो इसका बेसिक आंसर हो जाएगा कि साइटोप्लाज्म में माइक्रोकोंडिया पाया जाता है, यानी कि कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पर क्या पाया जाता है, माइक्रोकोंडिया। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि माइक्रोकोंडिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ओके, एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छा खासा स्पेस दे दिया है, ठीक है। चलो 46 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, रंगहीन या श्वेत प्लेटिस्टीड को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सॉरी मुझसे गलती हो गया, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकोप्लास्ट। रंगीन एवं श्वेत प्लेटिस्टीड को क्या बोलते हैं हम लोग? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 47 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। 47 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये है कि गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नालिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर्नी। चलो मैं आंसर लिख के दिखाता हूं आप लोग को, कुछ इस तरह से आप लोग परिभाषा में लिख सकते हो उसको कि गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाले समांतर नालिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि स्पेस कुछ ज्यादा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसके अंदर जो विद्यमान तरल युक्त गुहा होता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? स्ट्रोमा बोला जाता है। तो हम लोग उसको आंसर के रूप में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्ट्रोमा कहते हैं। तो चलिए अब हम लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं और उन दोनों क्वेश्चन को पहले मैं एडजस्ट कर लेता हूं, उसके बाद उनको दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक सेकेंड जाओ भाई, 50 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि किस संरचना के अभाव में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है? तो ये होता है डीएनए और आरएनए के कारण, नहीं होने के कारण। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वायरस में डीएनए या आरएनए संरचना के अभाव में सजीवता का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है। ये किसके अभाव के कारण होता है? वायरस में जब डीएनए और आरएनए की संरचना नहीं होती है तब सजीवता का लक्षण क्या होता है? परिलक्षित नहीं होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर सकते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न का, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, ठीक है। तो क्या है कि फूलों में विभिन्न रंगों का रंग प्रदान करने वाला प्लेस्टिड को क्या कहते हैं? तो जो फूल होता है उसमें डिफरेंट कलर देने का ये काम कौन करता है भाई? ये करता है क्रोमोप्लास्ट। कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट, ओके। तो ये काम है हमारे भैया क्रोमोप्लास्ट का। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लेस्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। एंड फाइनली हमारा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था उसका 50 का 50 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा टोटल 50 क्वेश्चन था। अब उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है और आता है चित्र पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को हम डिफरेंट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि 38 मिनट का वीडियो अभी तक हो चुका है और आई थिंक ये लंबा हो जाता है। ज़्यादा देर कंटिन्यूसली पढ़ने पर भी थोड़ा सा बोरिंग महसूस होने लगता है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो कम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आगे वाला जितना भी क्वेश्चन है यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और चित्र पे आधारित प्रश्न, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करेंगे। तो ये जो मैंने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है इसको आप पीडीएफ में भी देख सकते हो। जैसे कि अभी वीडियो में रोक के तो आप लोग देख ही सकते हो हर एक क्वेश्चन का आंसर। एंड पीडीएफ में चाहो तो आप लोग ले सकते हो। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि पीडीएफ चाहिए, तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। पीडीएफ का लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा जब आप कमेंट करोगे तब, ठीक है। तो अगर वीडियो यार पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लो। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वीडियो को फटाफट लाइक कर दो ताकि मैं और तरह जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर को आपको सॉल्व करके दूं। एंड ये सिर्फ भारतीय भवन का अभी फिलहाल भारतीय भवन के क्वेश्चंस को मैं अभी सॉल्व करके दे रहा हूँ। टाइम के अनुसार मैं आप लोग को टाइम टू टाइम क्या करूंगा,
कि जैसे भारतीय वन का सारा क्वेश्चन हो जाता है तो मैं आप लोग को एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा, ताकि आप लोग का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए। अगर आप लोग का डिमांड रहा तो आलोक के भी सभी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ने से होता क्या है कि हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है इसको रटने का जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप लोग पढ़ लोगे, 1 2 बार 3 बार, एक बार आज पढ़ लेना, फिर सुबह कल एक बार पढ़ लेना, फिर परसों एक बार पढ़ लेना, 2 दिन बाद फिर एक बार पढ़ लेना, बीच में गैप कर करके एक बार सिर्फ देखते रहना है, ठीक है। उसको जब देखते रहोगे ना वो रिवाइजिंग हो जाएगा और आपको ये इजीली याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड हमारे 50 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो चुके हैं। एंड गाइज दोस्तों, विद्यार्थी हो, स्टूडेंट जो भी हो, आप लोग रेडी रहना एंड जो भी अगर आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो, मैं आप लोग का आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट जो भी आपको अच्छा लगता है कर दो फटाफट, एंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में।